नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मलिक गांव मदीना गोहाना से एक बार फिर हाजिर हूं अपनी सेकंड वीडियो के साथ, जो कि फार्मिंग बिल पे ही है। साथियों, मेरा पहला वीडियो आया था जब राष्ट्रपति जी ने इन बिलों पर अपनी सहमति नहीं दी थी। तो चांस ये था कि जिस तरह कांग्रेस या अपोजिशन पार्टियाँ अपोज कर रही थी कि इन बिलों में कुछ चेंज हो पाए, लेकिन जो कि अब राष्ट्रपति जी ने इनको अलाउ या परमिशन दे दी है, तो अब ये कानून है और एक युवा का फर्ज है कि इन कानूनों के खिलाफ तो देखो पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी, लेकिन अगर ये कानून बन ही चुके हैं तो हम इनके बारे में किसानों को समझाएं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिनको वो अपनाएं और क्या बुरी चीज़ें हैं जिनसे वो अपने आप को बचा कर रखें। साथियों, अब इन बिल पास होने के बाद तो एक ही चांस है, वो भी अगर कभी कांग्रेस पार्टी पावर में आई और इन बिलों को अगर वो वापस ले पाई या ख़त्म कर पाई, जो कि इनके एजेंडा में भी शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि 2019 में इन्होंने कांग्रेस ने खुद भी कहा था कि हम 2019 के इनके मैनिफेस्टो में है कि हम एपीएमसी खत्म करेंगे और एक अलग मार्केट देंगे फार्मर्स को ओपन। लेकिन वो कह रहे थे कि स्मॉल मार्केट, मतलब छोटी मंडी बनाई जाएंगी किसानों के लिए शहरों में, लेकिन बीजेपी ने इसको बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया है। अब जो भी है, अब कानून है तो मानना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, किसान भाइयों के लिए इसको समझें और शेयर भी जरूर करें अगर अच्छी लगे तो। साथियों, यूँ तो इस 2020 में 103 बिल पास हुए हैं। उन 103 बिलों में 3 बिल फार्मिंग बिल है और 100 इसके अलावा अलग अलग बिल है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी है, JNK के लिए लैंग्वेज बिल पास हुआ है, IRE पास हुए हैं। लेकिन इन 3 बिलों में ऐसा क्या है जो उन 100 बिलों में नहीं है और जिससे हमें चिंता का विषय है। साथियों, जो ये 100 बिल पास हुए हैं, इनके अलावा ये हुए हैं जहां सरकार अपना रेगुलेशन और टाइट करेगी या फिर सरकार अपना मैकेनिज्म देगी, मतलब इनमें सरकार अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। और जो ये 3 बिल हैं, इनमें सरकार अपना हाथ खींचेगी। तो जब सरकार अपना हाथ खींचेगी तो दिखती बात है, हम किसानों को जागरूक होना पड़ेगा अपने फायदे के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, 3 बिल में से जो पहला बिल, जिसे हम मानते हैं कि जो किसानों को अपने उत्पाद को अलग अलग स्टेट्स में बेचने के लिए परमिशन देता है, लीगल करता है, लेकिन मेरा ये मानना है ये बिल किसानों के लिए नहीं था। किसान तो पहले ही फ्री थे। ये MSP और APMC को खत्म करने के लिए है, जो कि प्रैक्टिकली हो जाएंगे, सरकार करे या ना करे। सपोज करो ये APMC है जो अभी सिस्टम चल रहा है, ये मंडी है अपनी, यहाँ MSP भी है और यहाँ आप खरीदते बेचते इस पर टैक्स भी है। एक मार्केट आएगी पैरेलल जिसपे कोई टैक्स नहीं होगा, यहाँ प्राइवेट प्लेयर डायरेक्ट आएंगे फार्मर से सेल परचेज करने, तो इस पे सरकार थोड़ा सा ध्यान नहीं देगी, मतलब इस पे टैक्स नहीं लेगी, इस APMC टैक्स लेगी। तो जब यहाँ कोई टैक्स नहीं होगा तो यहाँ किसान भी जल्दी भागेगा और नए प्लेयर भी इसी तरफ आएंगे। तो धीरे धीरे जब मंडी ही खत्म हो जाएंगी तो MSP का कोई तुक रह नहीं जाएगा। तो साथियों, पहला बिल MSP को और APMC को भूलने के लिए है। आप आज भूलें, साल के बाद भूलें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप तैयार हो जाए, MSP और APMC नहीं रहने वाले। अब मैं आता हूं बिल नंबर 2 पे, जो कि है प्राइस एश्योरेंस का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम क्या समझ रहे हैं और जो समझना चाहिए भी, कि अगर मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है तो कोई कंपनी मेरे पास आएगी कि प्रवीण जी, आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, आप मुझे इस 5 एकड़ पे आलू बोए और ये आलू बोए या ऐसे टमाटर बोए या ऐसे धान बोए या गेहूँ बोए, और एक टाइम के बाद हम आपसे ये इस रेट पे ले लेंगे। मतलब प्राइस पहले फिक्स हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम डिलीवरी की फिक्स होगी, तो आपको वो चीज़ें पूरी हो पाएंगी। यहाँ पे भी कई दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कत इससे आगे भी है। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत नहीं है। हम जो बात करते हैं कि विदेशों में जो फेल हुआ, अमेरिका में, ईरान में, फ्रांस में, ईरान, अफ्रीका, फ्रांस में या यूरोपियन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल नहीं हुई है, कॉर्पोरेट फार्मिंग फेल हुई है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीधी बात है, मैं किसान खुद खेती करे और फिर किसी कंपनी को बेचे पहले ही तय दाम पर। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कैप्टिव फार्मिंग या फिर लीज फार्मिंग या फिर सब लीज फार्मिंग या मल्टी लीज फार्मिंग, ये वो वर्ड है जो किसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझा सकते हैं और आने वाले समय में लीगली वो उलझ सकता है। तो साथियों, मेरे युवाओं, चीज़ों को शेयर करो और समझाओ कि हम आगे वाले टाइम में कैसे चलेंगे। मित्रों, मैंने बात करी कॉर्पोरेट फार्मिंग की। आप समझिए कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या होगा। ये किसान है, ये कंपनी है, किसान अपनी ज़मीन को एक फिक्स्ड अमाउंट पे जो भी तय होगा इनको यूज करने के लिए दे देगा। ओनरशिप इसके पास रहेगी लेकिन यूज करने के लिए दे देगा।
अब कंपनी खुद खेती करेगी जो भी करना चाहेगी एज पर एग्रीमेंट, और सारा जो कंट्रोल इसका होगा लीगली, क्योंकि उस जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम है वहां पे किसान उसको इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। अब मैंने कहा कि ये किसान, ये कंपनी, लेकिन इसके बीच में हो सकता है कोई इंटरमीडिएट आ जाए, क्योंकि ये कानून में अलाउड है। मतलब ये फार्मर, ये कंपनी, इसके बीच में एक बंदा और आ गया, ये कहेगा भैया कंपनी जी मैं कोई किसान ढूंढ दूँ आपके लिए 5 या 10 एकड़ का जो आपके साथ काम कर सके। अब ये जाएगा कि भैया किसान मुझे ना आप 20,000 या 50,000 जो भी रेट होगा आप मुझे अपने 5 एकड़ जमीन एक साल की दे दीजिए। फिर ये बात करेगा प्राइवेट प्लेस से, जो कि प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की होती तो किसान और जो प्राइवेट बायर है उसके बीच में कोई नहीं आता। अब यहाँ बात है लीज की, सब लीज की और मल्टी लीज की। मतलब आप अपनी जमीन जिसको दोगे वो उसको फिर दोबारा पट्टे पे दे सकता है और वो उसको फिर दोबारा पट्टे पे दे सकता है। तो हो सकता है कंपनी डायरेक्ट आप ना दे पाओ और वो लीगली होगा। तो साथियों, जैसे कि मैंने कहा कॉर्पोरेट फार्मिंग, कैप्टिव फार्मिंग और सबलीज फार्मिंग ज्यादा खतरनाक होंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, लेकिन ये बात हमारा भोला किसान नहीं समझ पाएगा। तो साथियों, समझदार और पढ़े लिखे युवा के होते हुए हमारा फर्ज है हम इन चीजों को आगे चल के समझो और भी लोगों को समझाएं। तो साथियों, ये चीजें लॉ में है, सबलीज वर्ड है, मल्टीलीज वर्ड है, और सिर्फ फैसिलेशन और प्रमोशन है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, अगर कोई लड़ाई होगी, जंग हो गई, आपदा आ गई तो सरकार साथ देगी, अदरवाइज चीजें ओपन फ्री में रहेंगी। साथियों, मैं फिर आऊंगा तीसरे बिल पर, जो कि है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट अमेंडमेंट। उसमें क्या है कि अब ना स्टॉक करने की कोई मतलब अगर आलू प्याज जो भी एसेंशियल कम्युनिटी थे, तेल तिलहन अनाज, वो अब आप स्टॉक कर सकते हो। आपसे मतलब क्या है, देखो हमारे देश में तो 82% किसान वो हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। तो दिखती बात है ये वो किसान तो नहीं है, ज्यादातर थोड़ा बहुत फायदा किसान को मिल सकता है अगर खुल के और अवेयर होकर चले गए। साथियों, ये प्राइवेट के लिए है, जो ये बड़े बड़े वेयर हाउस बन रहे हैं उनकी तैयारी के लिए है, ताकि स्टॉक कर सके और कल को कहीं ना कहीं प्राइस मैनिपुलेट भी होगा। किसान उसमें से कितना हिस्सा ले पाएंगे वो किसान की अवेयरनेस पे होगा, वो किसान की जागरूकता पे होगा। कानून इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये कानून है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ आपदा के काम पर आएंगे। अगर देश में आपदा या कोई ऐसी मारामारी नहीं होगी तो ये प्राइवेट प्लेयर्स प्राइस रेगुलेशन भी करेंगे, और जब प्राइस ज्यादा बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा तो सरकार आएगी, तब तक तो किसान पर मार हो चुकी होगी। चलो जो भी है, तो यहाँ पे देखने के लिए इन तीनों बिलों में जो समस्या आएगी वो ये है, वो है दूसरा, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें क्या होगा, उसमें जब किसान कॉन्ट्रैक्ट करने जाएगा तो वहाँ जो कि बहुत सारे अलग टर्म है, तो वहाँ किसान उनके झांसों में आ सकता है। तो पहले कोशिश ये करें खुद खेती करें, कंपनी से डायरेक्ट डील करें, किसी बिचौलिए को ना आने दें, और जब एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट करें तो किसी समझदार अपने जो घर में युवा है या कोई संगठन है या फिर पंच सरपंच है पढ़े लिखे, अगर सरपंच पढ़े लिखे हो तो ही है भाई, अगर सरपंच ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो उनके पास सलाह लेने ना जाए। तो साथियों, अगर मैं अब इन बिलों पर अपनी चिंता की बात करूं तो मुझे क्यों लगता है कि ये बिल कामयाब ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप जागरूक हो तो आप बचे रहोगे। ये बिल आपकी ज़मीन आपसे लेने नहीं वाले कि आपकी ज़मीन की छीन लेंगे, लेकिन ये आपको लीगलिटी में फंसाएंगे। साथियों, अब है क्या, हमारे देश में एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स है, मतलब कि हर एक के पास कितनी पूंजी है। अगर मान लो मेरे देश में 1000 रुपये है तो एक आदमी के पास उसमें से कितना उसके हिस्से में आ रहा है, या फिर मान लो मेरी संपत्ति देश की 15 करोड़ है तो 15 करोड़ में से एक आदमी के पल्ले उस देश की संपत्ति कितनी आई। तो साथियों, इसमें एक डाटा है जो मुझे बड़ा हैरान करता है। अब जो कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं, हम किसानों को और प्राइवेट प्लेयर्स को मिला रहे हैं, तो वहाँ ये डाटा जरूरी बनता है कि क्या प्राइवेट प्लेयर्स की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो समाज के लिए भलाई काम करेंगे। क्या जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी है क्या वो समाज के लिए काम करने को कभी तैयार थे या है या होंगे। साथियों, 2018 में एक स्टडी आई जिसने हैरान किया। कोई एक ऑक्सफैम एनजीओ है जिसने एक रिपोर्ट पेश की और उसने कहा कि 63 ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी पूरी संपत्ति अगर हम मिला दें उस साल की तो पूरे भारत के बजट से ज्यादा है। 2019 में भारत का बजट था 24.42 ट्रिलियन, और 63 जो टॉप के अमीर आदमी हैं, 63 हजार नहीं मित्र, सिर्फ 63
63 जो बिजनेसमैन हैं उनकी पूरी वेल्थ मिला के थी 29 ट्रिलियन, मतलब पूरा भारत का बजट एक तरफ और वो 63 आदमी की संपत्ति एक तरफ। तो इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा समाज के लिए काम कर पाएंगे। और जो ट्रेंड रहा है 1980 से लेकर अब तक, जो परसेंटेज है, जो टॉप के अमीर आदमी हैं उनकी इनकम में इजाफा हुआ है, जो बॉटम 50 हैं उनकी इनकम में गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं उसके दो कारण रहे हैं, सरकार का पॉलिसी अच्छी तरह लागू ना कर पाना और प्राइवेट प्लेयर्स का समाज के लिए काम ना करना, जो कि इन बिलों के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं एक और बात, वैसे तो हमारे देश में रिलायंस बहुत बड़ी ब्रांड है और सबसे अमीर आदमी भी हैं, लेकिन एक कमाल की बात यह है इन्हें कोई ब्रांड नहीं है। जैसे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट है, मैंने बात की एफबी की, वो हम माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर या उनके सॉफ्टवेयर घर घर में यूज कर रहे हैं। तो हमारे देश में जो करोड़पति हैं वो विदाउट एनी ब्रांड या बिना ब्रांड के इतने करोड़पति हैं। तो वहाँ एक संदेशा है कि यहाँ सरकार ने इनको फायदा पहुंचाया होगा। जो फॉरेन कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो ब्रांडिंग है वो हमारे से ज़्यादा है, तो वो अमीर हैं। हमारे वाले उस वर्ल्ड वाइड ब्रांड नहीं है, फिर भी वो करोड़पति की लिस्ट में है। तो ये एक प्राइवेट जो प्लेयर्स की मंशा है इस देश के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। साथियों, मैंने फिर एक वर्ड है जो कि कानून में है, ये है अपनी पीआरआई। सरकार ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतनी घबराहट की बात नहीं है, पीआरआई है, मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है जो कि किसानों को संभाल लेंगे। मतलब जब प्राइवेट प्लेयर आएगा, देखो, क्योंकि आप ये मान लो कि ये तो है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, भाई 2 किलो जमीन दे दे, 3 किलो जमीन दे देना, वो 100-200 जमीन एक साथ लेने की इच्छुक आएगी और वहाँ बीच में इंटरमीडिएट आ सकते हैं, क्योंकि उन 100 किसानों को मिलाना या 1000 किसानों को मिलाना ना तो कंपनी करेगी, तो कहीं ना कहीं बिचौलिए तो आएंगे, बिचौलिए तो हमेशा बिजनेस में रहेंगे। अब इन बिचौलियों की जगह अगर हम पंचायत को पावर दे देते, लेकिन पंचायत वो जो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ सरपंच या जो पढ़ाई से ना हो, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इसमें फिट नहीं होगा। साथियों, मतलब अगर पंचायत को पावर दी जाती कि कोई भी अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करके कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहे, तो हम थ्रू पंचायत चलेंगे, ताकि किसानों के हक को थोड़ा सा, भाई देखो गांव में तो एक पंचायत होती है तो उसको हक को सेव करेगी, या फिर अगर कुछ गलत होगा तो वो पंचायत के थ्रू उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अब होगा क्या, अगर अलग अलग किसान जाएंगे, मान लो एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, एक के पास 2 है, 4 है, 6 है, तो उनको मिला के एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी स्मॉल जो किसान के पास नहीं आएगी। तो यहाँ पे पंचायत को पावर मिलनी चाहिए थी कि कॉन्ट्रैक्ट पंचायत के थ्रू होंगे और पंचायत में फिर हम पढ़े लिखे युवाओं को बिठाना शुरू करें, ताकि वो इन चीज़ों को आगे लेके पूरे किसानों का भला कर सकें। साथियों, अब एक और वर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये चीज़ें साउथ में है, नॉर्थ में बहुत कम है। साउथ में क्या है, किसानों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं। मान लो एक गांव में 15 किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया कि ये ग्रुप अपने ना, इसमें युवा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एक टीम सी होगी, तो वो टीम फिर आगे डील करेगी। तो मेरा मानना ये है, आने वाले समय में हमें 3 चीज़ चाहिएगी। एक तो प्राइवेट प्लेयर्स समाज के प्रति ज़्यादा वफादार हों और समाज की सेवा करने के इच्छुक हों। दूसरा, जो कि नहीं होगा कि ना, प्राइवेट प्लेयर्स मुझे लगता नहीं कि इस देश में कुछ ज़्यादा समाज के लिए करेंगे, क्योंकि उनके बदले सरकार भी कुछ ऐसा काम नहीं करेगी प्राइवेट प्लेयर्स उन पर विश्वास कर सके सरकार पे। दूसरा, अगर पंचायतों को ऐसी रूट पावर देते कि अगर ये काम करने तो हमें एक फिर भी जो छोटी राजनीतिक इकाई होती है जहाँ फार्मर सेफ फील करेंगे, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको बनाकर भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता था। साथियों, मैंने पंचायत राज की बात क्यों करी, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है जो किसानों के लिए सोच सकती है और जो किसानों के पास है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। इस देश में ऐसा भी नहीं है कि भाई सभी सरपंच काम नहीं कर रहे। इस देश में कुछ युवा सरपंच ऐसे भी हैं जो असली में पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और चौधर ना लेकर अपने गाँव के लिए काम करते हैं। पहला एक हमारे हरियाणा से ही है, सुमित मकड़ोली हैं, जो कि मकड़ोली गांव के सरपंच है, बहुत युवा है, बहुत अच्छे नेचर के हैं। उन्होंने अपने गांव में एक लाइब्रेरी स्टार्ट की है। कोरोना में जब ये कोरोना जब हुआ तो जब स्कूल बंद हुए तो उन्होंने अपने गांव में एक ई लाइब्रेरी स्टार्ट करने की कोशिश की और उनकी कामयाबी रही। फिर एक मैडम है भक्ति शर्मा, मध्य प्रदेश से हैं, बरखेड़ी अब्दुल्ला गाँव है। उन्होंने वहाँ बहुत सराहनीय काम किए हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, चाहे वो ई लाइब्रेरी हो, उन्होंने भी स्टार्ट कर रखी है। फिर एक नाम आता है हिमांशु पटेल, जो कि गुजरात से हैं।
ये पंसारी गांव के सरपंच हैं, वहाँ पे बहुत ही सराहनीय काम हुआ है, उनको अवार्ड भी मिले हैं। फिर एक नाम आता है पिपलांतरी, राजस्थान। पिपलांतरी में आप यकीन मानो वहाँ एलोवेरा और आंवला और बम्बू खेती होती है, जो कि पंचायती जमीन पे होती है, जो कि गाँव की फिर इनकम बढ़ती है। पिपलांतरी गांव का मैं उदाहरण कुछ और देना चाहूँगा। पिपलांतरी के जो सरपंच थे 2005 में, श्याम सुंदर पालीवाल, वो केबीसी में भी गए थे। अक्षय कुमार ने खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं कि भाई उन्होंने गांव में बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने काम क्या किया वो सुनिए। श्याम सुंदर सरपंच जी ने RO विद सोलर चलवाए। एक बेटी होने पर 111 पेड़ लगते हैं। अगर कोई आदमी मरता है तो 11 पेड़ लगते हैं। सपोज करो अगर कोई बेटी पैदा हुई तो वो 111 पेड़ उसके भाई के रूप में लगाए जाएंगे और उनको राखी बांधेगी। तो ये पर्यावरण को तालमेल के लिए बड़ा अच्छा है। वो गांव पहले इसरो ने ड्राई डिक्लेयर कर रखा था, फिर इसरो की टीम उस गांव में गई कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ सैटेलाइट से ग्रीनरी दिखी। तो अब यकीन मानिए आज लाखों पेड़ हैं, वहाँ एक टूरिस्ट सेंटर भी है और एक रसोई भी है जो पंचायत के खर्च से चलती है। ऐसे ही नाम है एक छवि राजावत, जो कि राजस्थान के सोडा गाँव से हैं। पहली महिला MBA सरपंच जिन्होंने अपने गांव के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। इन सभी सरपंचों ने पढ़ाई, लाइट, सफाई, छोटे मोटे कारोबार, रोजगार शुरू करवाई। तो मेरा मानना ये है आने वाला समय जागरूकता का है। किसान जितने जागरूक होंगे उतना ही सक्षम होंगे, क्योंकि ये देश 70% जो इसके स्टे है, जो रिहायश है, वो गाँव में है। और जब कोरोना हुआ तो हर आदमी अपने गांव की तरफ ही भागा, उसको वहाँ 2 रोटी मिलने की आस ज़्यादा लगी। तो मैंने प्रयास किया मैं इन बिलों को किसी पार्टी से अलग रखते हुए समझाऊं, ताकि हम युवा अपने किसानों को बचा सकें, उनको और आगे ले जा सकें। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, और अगर शेयर ना करें तो आप खुद भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। भलाई किसान की होगी और सम्मान युवा का होगा। धन्यवाद साथियों।